देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और वक्त है राजधर्म का। धर्म के नाम पर महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक बवाल मचा हुआ है। कहीं स्कूली बच्चों का मामूली झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेता है कि पूरा शहर ही जल उठता है, तो कहीं एक संत के बयान पर बवाल मचा है। मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, कहीं हिंदूवादी संगठनों को निशाना बनाया गया। हर जगहों का मोड ऑफ ऑपरेंडी एक ही तरह का है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सब अचानक हुआ या फिर इसके पीछे कोई प्री प्लान साजिश थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि राजस्थान का उदयपुर शहर क्यों चला बुलडोजर, तो नासिक में हिंसा के पीछे क्या है और संभाजी नगर में हंगामा क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहले बात उदयपुर की कर लेते हैं। राजस्थान के उदयपुर हिंसा मामले में भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। उदयपुर में चाकूबाजी के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। वन विभाग और उदयपुर नगर निगम ने कल ही आरोपी के घर पर नोटिस चिपकाया था और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया था। लेकिन जब आरोपी के परिवार की ओर से अतिक्रमण को लेकर जवाब नहीं आया, तो उसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी छात्र ने कल अपने साथी छात्र को चाकुओं से गोद डाला था, जिसमें 10वीं का छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। चाकूबाजी की घटना उदयपुर शहर उससे जल उठा था। अब उसी मामले में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है। उदयपुर में जिस प्रकार की घटना घटी है, उसके बाद भजनलाल सरकार जो है राजस्थान की, वो हरकत में आई है और आप देखिए बड़ी कार्रवाई उसके द्वारा की जा रही है। जो आरोपी लड़का है, उसके घर पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। जैसे ही ये घटना सामने आई, इसके परिवार वालों, लड़के को पहले हिरासत में लिया गया, उसके पिताजी को भी हिरासत में लिया गया और उसके बाद नोटिस थमाया गया आज सुबह प्रशासन द्वारा, क्योंकि ये घर भी अवैध रूप से बना हुआ है। आपको बता दें, यहाँ अगर आप देखें, पूरा घर जो है आगे का ये गुलाबी रंग का, ये अवैध रूप से वन विभाग की जमीन पर बना हुआ था और इसीलिए इसको नोटिस दिया गया। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, आसपास के घरों वाले सारे जो लोग हैं वो भी यहाँ देख रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आबादी है, घनी आबादी वाला ये इलाका है, लेकिन पुलिस का भी उतना ही यहाँ पे जो फोर्स है उसको यहाँ पे तैनात किया गया है। यहाँ आप ऊपर देखें अगर, तो ये भीड़ आपको पता चलेगी, इतना कंजेस्टेड इलाका है और लगभग ज़्यादातर जो घर हैं वो इलीगल हैं और हमें बताया गया प्रशासन की तरफ से कि सभी को नोटिस दिया गया है और सभी के खिलाफ विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। राजस्थान प्रशासन ने पहली बार एक कड़ा रुख अपनाते हुए योगी वाला मॉडल जो है और गुजरात वाला जो मॉडल है उसको यहाँ पर अपनाया है। और शायद इससे एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़े वो ये है कि जिस प्रकार से कल की घटना के बाद शहर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था, हो सकता है उसमें शायद थोड़ी कमी आए। यहाँ पे आप देखिए जिस तरह से इस घर को अब तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मिसाल कायम करने की कोशिश की जा रही है। पहली बार इस तरह से उदयपुर में ये देखने को मिल रहा है बुलडोजर की कार्रवाई। एक स्ट्रॉन्ग जो स्टैंड है वो लिया गया है राजस्थान प्रशासन द्वारा। और आपको बता दें, जिस प्रकार से कल हिंसा भड़की थी उदयपुर के अंदर, लोगों में काफ़ी रोष था। आज भी हमने देखा बाजार खुलने नहीं दिए गए उदयपुर के, और ऐसे में सरकार को भी एक एग्जाम्पल सेट करना था कि लोगों का रोष जो है वो थोड़ा शांत हो, और इसीलिए अब ये जो स्ट्रॉन्ग कार्रवाई है ये राजस्थान प्रशासन द्वारा की जा रही है। सुबह से ही एक जिस प्रकार का माहौल बन रहा था उससे पता चल गया था कि किस प्रकार से एक्शन लिया जाने वाला है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाने वाला है। और यहाँ आप देखिए जिस प्रकार से बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है, उससे पता चलता है कि सरकार किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए तैयार थी। भारी संख्या में, मैं आपको बता दूं, करीब 1000 से ज़्यादा पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं
और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर ये एक्शन जो है ये लिया जा रहा है। तो घटना चाकूबाजी की थी, लेकिन उस चाकूबाजी की घटना ने उदयपुर शहर को जलाने की कोशिश की। अब आइए आपको ये बताती हूं उदयपुर में हिंसा क्यों भड़की, उसकी वजह आपको बताऊंगी, बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ ये भी आपको समझाऊंगी। लेकिन पहले कल की तस्वीर दिखाऊंगी जब उदयपुर शहर जल उठा था। ये तस्वीर कल शाम की है जब गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंक दिया था। देखते ही देखते पूरा इलाका कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो गया था। लोगों का गुस्सा इस कदर भड़क गया था कि उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। कल जो मंजर हुआ था उसकी निशानी आज भी देखी जा सकती है। भीड़ पीछे से आ रही थी, पहले अरवाना मॉल पे पथराव किया, आसपास की दुकानों पे, और बाद में रास्ते में जो गाड़ियां पड़ी हुई थी उन पे भी पथराव किया गया। आप देख सकते हैं इस तरह से। और अभी भी आज यहाँ बाजार नहीं खुले हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे ये तमाम दुकानें जो हैं ये आपको बंद नजर आएंगी। राज्य भर की 12 कंपनियां एक्स्ट्रा बुलाई गई हैं उदयपुर में पुलिस की। एक तरह से जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उनको छावनी में परिवर्तित कर दिया गया है। आप इस मस्जिद के बाहर भी देख सकते हैं जो कि काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट है। कन्हैया लाल का जब मर्डर हुआ था उदयपुर में तब भी इस पूरे इलाके में काफ़ी तनाव था, काफ़ी कमोशन था, और इसीलिए पुलिस आप देखिए यहाँ पे पूरी इस इलाके में तैनात कर दी गई है। एक तरह से छावनी के रूप में ये जो आप देखिए पूरा इलाका जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरह के जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं सब जगह पे पुलिस की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ देखिए आपको दूसरी एक गाड़ी भी नज़र आ रही होगी, इसे भी तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है पूरा कुल मिला के करीब 15 जितने जो व्हीकल्स थे उनमें तोड़फोड़ मचाई गई। करीब 6-7 गाड़ियां जो हैं उनको जला दिया गया। हालांकि उन सबको अब हटा लिया गया है, लेकिन ये कुछ गाड़ियां अभी भी यहाँ पड़ी हुई दिख रही हैं। सामने जो वो मॉल दिख रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उस पर भी पथराव किया गया। एक तरह से करीब आधे पौने घंटे के लिए पूरा जो ये इलाका है एकदम केओटिक हो गया। और उसके बाद प्रशासन ने जब हरकत में आया तमाम जो मेजर्स लिए गए। तो उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद भड़की हिंसा के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया। दरअसल कल उदयपुर के भटियाड़ी चौहट्टा के सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास के 2 छात्रों के बीच में झगड़ा हो गया, जिसमें एक छात्र ने कहासुनी के बाद दूसरे छात्र की जांघ में चाकू मार दिया। आरोपी छात्र स्कूल से फरार हो गया। चाकू काफी गहरा लगा, जिसके बाद घायल छात्र को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जैसे ही चाकूबाजी की खबर शहर में फैली, वैसे ही घटना के विरोध में लोगों ने दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया। और जब इस बात की अफवाह फैली कि जख्मी छात्र की मौत हो गई, तब गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागे। बेकाबू भीड़ पर कंट्रोल के लिए 15 थानों से फोर्स को तुरंत बुलाना पड़ा। कल जो हिंसा हुई उसके बाद आज सड़क पर सन्नाटा पसरा है। शुक्रवार को जिस प्रकार से माहौल बिगड़ा, लोगों में अभी भी टेंशन है, क्योंकि एक तरह से आपको बता दें कि 2 साल पहले जो कन्हैया लाल का कांड हुआ था उदयपुर में, उसके बाद जिस तरह का माहौल बिगड़ा था, एक तरह से इस घटना ने उस कन्हैया लाल कांड की याद एक बार फिर ताज़ा कर दी और लोग जो हैं वो काफ़ी गुस्साए हुए हैं। मामला ये था कि अचानक जो झगड़ा हुआ 2 लड़कों में, उसमें एक लड़का बुरी तरह घायल हो गया। उसकी फ्यूमोरल आर्टरी जो है वो आपको बता दें कि कट गई थी, जिस वजह से वो काफ़ी गंभीर हो गया था। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है अभी। लेकिन भीड़ वहाँ पे जब इकट्ठा हुई तो एक अफवाह फैली कि उस बच्चे की मौत हो गई है, जिसके बाद भीड़ एकदम गुस्साई और बाहर निकल आई हॉस्पिटल से। और आसपास के इन इलाकों में हाथीपोल, बापू बाज़ार, उदियापोल, ये जो सारे इलाके हैं, यहाँ पर इस तरह से जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको नुकसान पहुँचाया। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए चेतक सर्कल की तरफ वो चले गए। 144 की धारा लगा दी गई है और 24 घंटे के लिए कल रात 10 बजे से इंटरनेट जो है उसकी तमाम सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। पूरी स्थिति पे सरकार जो है वो ध्यान रख रही है और ये भी कहा गया है कि जो भी दोषी हैं
उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। इस मामले में जिस लड़के ने चाकू मारा था उसको और उसके पिता को भी पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। अब देखिए, राजस्थान ही नहीं, महाराष्ट्र की जगह जगह प्रोटेस्ट और पथराव हुए। नासिक में तो हिंदूवादी संगठनों को निशाना बनाया गया। आपको महाराष्ट्र के नासिक का वीडियो दिखाती हूं, जब हिंदूवादी संगठनों पर दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा पथराव किया गया। पूरी सड़क पर आपको ईंट और पत्थर ही दिखाई देंगे। उपद्रवियों ने पुलिस को भी निशाना बनाया। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नासिक में सकल हिंदू समाज द्वारा बंद बुलाया गया था। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक के खिलाफ हिंदूवादी संगठन के लोग मार्च निकाल रहे थे, जैसे ही मार्च निकाल रहे लोग भद्रकाली इलाके में पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दुकानदारों से शॉप बंद करने की अपील की। वैसे ही पथराव शुरू हो गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कुछ देर तक पुलिस को जान बचाने के लिए छिपना पड़ा। उपद्रवियों ने जो पथराव किया उसमें 18 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीरें देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि नासिक में क्या हुआ। दरअसल हिंदूवादी संगठन बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अटैक का विरोध कर रहे थे। भद्रकाली इलाके में जैसे ही मार्च पहुंचता है, दुकानदारों से दुकान बंद करने के लिए कहा जाता है, लेकिन दुकान बंद करने की बजाय पथराव शुरू हो जाता है। और पथराव ऐसा कि पुलिस वालों को छिपकर अपनी जान बचानी पड़ती है। आप देखिए, पीछे की तरफ आपको पुलिस वाले नजर आ रहे होंगे। शील्ड का प्रयोग पुलिस वाले कर रहे हैं क्योंकि सामने उपद्रवी भीड़ है जो लगातार पत्थर दाग रही है। अब इस मामले में नासिक पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही एफआईआर दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शहर में अमन शांति के लिए आज पुलिस फोर्स पूरे शहर में फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। तो नासिक में बवाल क्यों हुआ, उसके पीछे वजह यह है कि हिंदूवादी संगठनों पर पथराव कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान ये पथराव हुआ और जो आरोप लगा है वो दूसरे समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय पर लगा है कि उन्होंने पत्थरबाजी की है हिंदूवादी संगठन के मार्च पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक के विरोध में प्रोटेस्ट किया जा रहा था, मार्च निकाला जा रहा था हिंदूवादी संगठनों के द्वारा। लेकिन जैसे भद्रकाली इलाके में मार्च पहुंचता है, दुकानों को बंद कराने के लिए संगठन से जुड़े लोग कहते हैं दुकान बंद नहीं होती है, उल्टा उन पर पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं। पत्थरों की बरसात ऐसी की गई थी कि जो पुलिस वाले थे उनको भी काफी देर तक बचाकर अपनी जान को बचाना पड़ा, छिपकर अपनी जान को बचाना पड़ा। बाद में जाकर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, तब जाकर हालात काबू में आए। महाराष्ट्र के नासिक में जिस जगह पर कल पत्थरबाजी की घटना हुई, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में लेकर चलते हैं। एक तरफ आप वो घटनास्थल देख रहे हैं जहां पर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि एसआरपीएफ की टुकड़ी इस वक्त उस घटनास्थल पर डिप्लॉय की जा रही है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कल से ही पुलिस और प्रशासन चाक चौबंद है, इस बात की समीक्षा कर रहा है कि जिस तरह से कल घटना हुई, जिस तरह से पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, वो दोबारा ना हो, वैसी परिस्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। इसलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पूरे शहर में पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां डिप्लॉय की गई हैं। इस वक्त आप देखिए कि एसआरपीएफ की टीम उस घटनास्थल पर डिप्लॉय हो रही है जिस जगह पर कल पत्थरबाजी को अंजाम दिया गया। अब अलग अलग पुलिस की टुकड़ियों की टीम सुबह से ही अलग अलग इलाकों में पहुंच रही है और जिन जगहों पर जिन्हें चिन्हित किया गया है खास तौर पे कि यहाँ खतरा हो सकता है, यहाँ आम नागरिकों को खतरा हो सकता है या फिर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, उन सभी इलाकों को आइडेंटिफाई करते हुए उन सभी जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। आज गिरफ्तार किए हुए लोगों को एक तरफ कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ नासिक पुलिस भी चाक चौबंद है। देखिए, नासिक में हिंदूवादी संगठनों के प्रोटेस्ट पर पथराव हुआ तो वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर और संभाजी नगर समेत कई इलाकों में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए। मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क जाम किया, प्रदर्शन किया। उनका गुस्सा हिंदू धर्मगुरु रामगिरी जी महाराज के खिलाफ था। तो महाराष्ट्र में शहर शहर तनाव क्यों हो रहा है, नासिक के बाद कैसे तनाव पैदा हुआ अहमदनगर में, तो मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। रामगिरी महाराज के बयान के खिलाफ मुस्लिम समाज का गुस्सा था। रामगिरी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए, चक्का जाम कर दिया। पुलिस से मांग की गई कि रामगिरी महाराज पर कार्रवाई की जाए, उनके बयानों पर कार्रवाई की जाए।
आपको बता दें कि रामगिरी महाराज पर पैगंबर के अपमान का आरोप जो है वो लगा है। उनके बयानों के खिलाफ मुस्लिम समाज एकजुट हुआ था और मुस्लिम समाज एकजुट होकर इकट्ठा हुआ, चक्का जाम किया गया और पुलिस को ये कहा गया या पुलिस से मांग की गई कि रामगिरी महाराज जो अपने बयानों से उनके धर्म का विरोध करते हैं या उनके धर्म का अपमान करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। अब महाराष्ट्र में नासिक के बाद तनाव फैलाने की कोशिश जो है वो अहमदनगर में भी हुई। हालांकि यहां पर चक्का जाम मुस्लिम समुदाय की तरफ से किया गया और पुलिस से मांग की गई। इस वक्त हमें अहमदनगर के राहता तहसील के शिवाजी चौक इलाके में जुम्मा नमाज के बाद अचानक बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इसी शिवाजी चौक परिसर में इकट्ठा हुए और इसके बाद एक बड़ा मार्च निकाला गया शिवाजी चौक से यहाँ के राहता पुलिस स्टेशन तक। इस मार्च में बड़ी संख्या में राहता में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने शिरकत की, जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही में इनका कहना था कि न सिर्फ महंत रामगिरी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बताइए, कल आप भी आंदोलन में शामिल थे, जिस तरह से अचानक कैसे आंदोलन प्लान हो गया? क्या आप लोगों ने पहले से लोगों को आइडिया दिया था कि अचानक आप लोगों ने तय किया कि इस तरह से बड़ी संख्या में हम जाए पुलिस स्टेशन तक मोर्चा निकालें? सर, एक्चुअली प्लान हमारा नहीं था। प्लान सामने वालों की तरफ से हुआ कि जो बाबा है जिनका प्रवचन चल रहा है, उन्होंने अचानक से मुस्लिम धर्मगुरु के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जबकि उनका काम दूसरे मजहब के बारे में टिप्पणी करने का बिल्कुल भी नहीं है। कि जिसको जो है धार्मिक भावना दुखाने के लिए, जो लोगों को एक समाज के अंदर वो जहर खिलाने के लिए कि जैसा ट्वीट किया कि हमारे जो संत प्रेषित है मोहम्मद पैगंबर के बारे में, हमारी मांग ये है कि ऐसे आइंदा जो है आने वाले जो है कल के अंदर कि ऐसे बाबा के ऊपर जो है बैन किया जाए कि इनके जो है टिप्पणी के ऊपर कि इस तरह का संदेश न पहुंचा जाए। ये अगर हमारे धर्म के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनने, तो उनके सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारा सब मुस्लिम समाज की तरफ से कहना है और हमारा मुस्लिम समाज सबको हिलमिल के सबको पकड़ के रहता है। फिर ये ऐसे संत लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप कह रहे कि कानूनी जांच होनी चाहिए, मांग कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई से जो होगा वही होना ही चाहिए। आपका क्या कहना है? आप भी कल उस आंदोलन में शामिल? बिल्कुल यही बोलना है हमारे को। ऐसे जाति तेढ़ निर्माण करने की वजह से आम लोग नागरिक का परेशानी हो जाती है। ये बोलकर निकल जाते हैं और आम जनता परेशान हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए संत माही लोगों ने। इधर शहर शहर चल रहे नफरत के पत्थर, तो उधर कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई ने कस ली है कमर। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, कितने किरदार सीबीआई की रडार पर हैं, मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने क्या क्या पूछा, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको देती हूं। सीबीआई की जांच अब कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन विधाननगर तक पहुंच चुकी है। पेशे से सिविक वॉलंटियर संजय रॉय कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन विधाननगर के बैरक में अवैध रूप से रहता था। 9 अगस्त की रात यानी वारदात वाली रात संजय रॉय आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकलकर इसी बैरक में आया था। यहां उसने अपने कपड़े बदले। संजय रॉय ने घटना के दौरान पहने हुए कपड़ों को बाथरूम में साफ भी किया था और अब सीबीआई की जांच उस बैरक तक पहुंच चुकी है। अभी तक इस मामले में जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे कई लापरवाहियां, कई बड़ी गलतियां सामने आ रही हैं और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के मेन आरोपी संजय रॉय की पूरी कुंडली निकाल रही है। सीबीआई संजय रॉय के मोबाइल फोन की डिटेल्स को भी खंगाल रही है। साथ ही उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके उस रात उसकी मूवमेंट का एनालाइज भी किया जा रहा है। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम आज मौकाए वारदात यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंची थी। सीबीआई की टीम ने अस्पताल जाकर एक बार फिर क्राइम सीन को बारीकी से देखा। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात क्या हुआ था, आरोपी किधर से आया और किधर से निकला, इन सब चीजों को सीबीआई ने बारीकी से समझा। वारदात वाली रात वहां कौन कौन था, सीबीआई ने यह भी जानने की कोशिश की। सीबीआई ने क्राइम वाली रात का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला। उसमें भी कई बड़े सुराग हाथ लगे।
वहीं सीबीआई ने 30 से 35 संदिग्धों की लिस्ट बनाई है, जिसमें से कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है और कई लोगों से अभी होना बाकी है। तो सीबीआई अभी तक इस पूरे मामले में जांच में तेजी लेकर आई है। सीबीआई की तरफ से 30 से 35 लोगों की बाकायदा एक लिस्ट बनाई गई है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। आरोपी के साथ कौन कौन इस घटना में शामिल था, ये सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है। आरोपी की लोकेशन क्या थी, ये सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है। अभी संजय रॉय जो है वो मुख्य आरोपी है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सीबीआई की रडार पर अभी कितने किरदार हैं ये आप देखिए। कुछ सीनियर डॉक्टर और इंटर्न डॉक्टर हैं जिन्हें लिस्ट में शामिल किया गया है। जो सूची सीबीआई ने बनाई है पूछताछ के लिए, उसमें कुछ सीनियर डॉक्टर और इंटर्न डॉक्टर भी शामिल हैं। वारदात की रात ड्यूटी पर जो नर्स थी वो भी उस सूची में शामिल है। संजय रॉय के जानने वाले भी सीबीआई की रडार पर हैं। इसके अलावा जो मृतका है, जो ट्रेनी डॉक्टर है जिसकी रेप के बाद हत्या की गई, उसके कुछ करीबी दोस्तों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई की रडार पर वो दोस्त भी हैं। वारदात की रात ड्यूटी पर तैनात गार्ड से भी बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। वहीं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तो लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। संदीप घोष भी सीबीआई की रडार पर हैं। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में किसी बात को छिपाने की कोशिश की जा रही थी, या शुरुआत में इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी, और इसीलिए संदीप घोष से पूछताछ करना सीबीआई के लिए महत्वपूर्ण है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सीबीआई को क्या बताया वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सीसीटीवी की बात करते हैं, जिसे सीबीआई ने खंगाला और उसमें से कई सुराग मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज से क्या पता चला है आपको बताती हूँ। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 8 अगस्त रात 11 बजे, ये वही रात है जब ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की गई थी। अस्पताल में पहली बार आरोपी दिखा था, लेकिन उसी वक्त पेशेंट से मिलने के लिए वो आया था, अस्पताल में आया था, लेकिन 30 मिनट बाद वो बाहर निकल गया था। यानी कि वो 8 अगस्त को 11 बजे दाखिल होता है अस्पताल में, पेशेंट से मिलने के लिए आता है और 30 मिनट बाद अस्पताल से बाहर निकल जाता है संजय रॉय। मरीज को संजय रॉय ने ही अस्पताल में एडमिट करवाया था और उससे मिलने के लिए 8 अगस्त को पहली बार रात 11 बजे अस्पताल में एंटर होता है और आधे घंटे बाद निकल जाता है। लेकिन सिर्फ एक बार नहीं, संजय रॉय 11 बजे के बाद भी, यानी कि दोबारा भी फिर अस्पताल में आता है और फिर उस वारदात को अंजाम देता है। और ये समय है 3:45 से लेकर 3:50 के बीच। सेमिनार रूम में वो जाता है और इसके बाद वारदात को अंजाम देता है। इसके बाद वो सुबह 4:35 पर संजय रॉय सेमिनार हॉल से वापस आया और 4:37 पर आरोपी संजय रॉय अस्पताल परिसर से बाहर निकल गया। यानी कि 2 बार संजय रॉय अस्पताल में आया, एक बार रात 11 बजे और एक बार तड़के सुबह 3:45 के आसपास वो अस्पताल में आया और सीधा सेमिनार हॉल में गया है। अब सवाल यह है कि संजय रॉय को दूसरी बार अस्पताल वो क्यों आया? वो खुद आया या उसको किसी ने बुलाया? सीबीआई इन सभी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि सीबीआई को वारदात वाली रात को जो सीसीटीवी फुटेज दिया गया था, उसमें से बीच का एक अहम हिस्सा गायब है। सीबीआई के पास जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें सेमिनार रूम से बीच का सीसीटीवी फुटेज नहीं है। तर्क ये दिया गया है हॉस्पिटल की तरफ से कि बीच का एक रूम ऐसा है जहां डॉक्टर्स का चेंजिंग रूम है, जिसकी वजह से उस हिस्से का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया है। सीबीआई ने आज आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जाकर इसकी जांच भी की है। तो सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी संजय रॉय के साथ और कितने मुख्य किरदार हैं जो इस पूरी घटना से जुड़े हुए हैं। आरोपी संजय रॉय की मदद किसने की, वो रात में दोबारा क्यों आया, उसे किसने बुलाया, ये सब कुछ सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही है। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओंकार, बताइए जरा अभी का ताजा अपडेट क्या है? सीबीआई अभी किन सबूतों के आधार पर या किन बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है? देखिए, सीबीआई की 2 टीम लगातार इस केस पे काम कर रही है और जैसे कि देखा गया है कि जैसे कि संदीप घोष, उनको जैसे बुलाकर कल 15 घंटा लगातार उनको पूछताछ की गई। इसके साथ साथ और सीबीआई के और एक टीम जो कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पहुंची है कुछ देर पहले और पहुंचकर इस घटना से जुड़े सभी बिंदु को एक साथ में लाना चाहते हैं। यानी कि 9 अगस्त रात को आखिर हुआ क्या
ये बारे में जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं सीबीआई की टीम। और सीबीआई की टीम अभी उस रात में संजय राय के अलावा और कौन कौन उस बिल्डिंग में घुसे थे और कौन कौन वो सेमिनार रूम पे घुसे थे, क्या है उनका मोटिव, सब कुछ जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जैसे कि मैंने कह रहा था कि सीबीआई की दो टीम है, तो एक टीम जैसे संदीप घोष के अलावा और कई जन को आज सीबीआई दफ्तर में बुलाकर पूछताछ कर रही है। संदीप घोष को कल लगातार 15 घंटा तक पूछताछ की गई, उसके बाद आज भी फिर उनको बुलाया गया है। सुबह 10:10 पर वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स यानी कि जो जहां पर सीबीआई की दफ्तर है वहां पर जाके पूछताछ किया। और अभी भी लगातार उनको पूछताछ की जा रही है कि संदीप घोष को कब पता चला कि ऐसा घटना घटी है, तो ये घटना के बाद वो क्या क्या स्टेप लिए हैं, यानी कि वो किसको बताया है, क्या असिस्टेंट सुपर से उनकी बातचीत हो पाई थी, जिसके पीड़िता के मां ने जो कहा था कि असिस्टेंट सुपर ने फोन करके कहा कि आपका बेटी ने आत्महत्या कर ली, तो ये असिस्टेंट सुपर किसके कहने पे ये बात पीड़िता के परिवार से किया, ये सारी बातों को जानने की कोशिश में अभी जुटी हुई है सीबीआई की टीम। और इसके साथ में और एक बात की सीबीआई की टीम काफी सारा मशीनों को लेकर ये पीओ जो है जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उस ऑकरेंस में अभी पहुंचे हैं और वहां पर छानबीन कर रही है। ये जो घर है, इस घर तकरीबन 30 से 40 फीट का एक घर है जहां पर ये घटना घटी, तो इस घर में और ज्यादा जो सबूत है वो सबूत जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सीबीआई पूरी मुमकिन कोशिश कर रही है कि आरोपियों तक पहुंचा जा सके, संजय रॉय के साथ कौन कौन शामिल था ये सब कुछ पता लगाया जा सके। ओंकार बने रहिएगा हमारे साथ। सीबीआई उन सभी से पूछताछ कर रही है जो इस केस में किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं। आरजीकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है। संदीप घोष से आज सुबह से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। कल भी सीबीआई ने संदीप घोष से करीब 15 घंटे तक पूछताछ की थी। संदीप घोष से घटना के दिन की उनकी मूवमेंट और वारदात के अगले दिन से के घटनाक्रम से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से क्या जानने की कोशिश की, उनसे कौन कौन से सवाल किए गए, आइए वो भी आपको बता देती हूँ। सवाल जो किया गया वो ये कि घटना के दिन कहां गए, क्या क्या किया। दूसरा सवाल ये कि वारदात के अगले दिन आपने क्या क्या किया। तीसरा सवाल ये भी पूछा गया कि घटना के बाद अस्पताल प्रशासन के बयानों का आधार क्या था। बार बार जो परिवार कह रहा है कि पहले ये बताया गया था कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है, तो इसका आधार क्या था। घटना की जानकारी कितने बजे मिली और किससे मिली, ये संदीप घोष से पूछा जा रहा है। इसके साथ ही साथ संदीप घोष से यह भी पूछा कि घटना की जानकारी मिलने के फौरन बाद उन्होंने क्या किया, किसको बताया। विक्टिम के परिवार ने सीबीआई को दिए बयान में जो बताया है उसे इस पूरे मामले में अस्पताल की भूमिका संदिग्ध है। पीड़िता के परिवार ने कुछ इंटर्न और डॉक्टर्स पर शक जताया है। सीबीआई ने संदीप घोष से इसे लेकर भी सवाल जवाब किए हैं। घोष के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के फौरन बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं कराई, इस बारे में कोई शिकायत नहीं की। इसे लेकर भी सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ की। संदीप घोष से यह भी पूछा गया कि घटना वाले दिन और उसके बाद उन्होंने किसे किसे फोन किया है। अब देखिए, आरोपी के जो पिता हैं वो अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक दरअसल मृतका के जो पिता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अस्पताल की भूमिका संदिग्ध है। उनकी बेटी की खबर क्यों नहीं ली गई रात 3 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक। सुबह में मेरा लड़की ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकले। उसको ओपीडी था हॉस्पिटल में। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था, फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। लड़की मेरा माँ को उठकर माँ को फोन किया था। माँ बार बार फोन कर रहे थे, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। हमको सबसे दिक्कत का प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा।
पिता के सवाल गंभीर हैं और ये गंभीर सवाल अस्पताल की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। सीबीआई इस पूरे मामले में कल अस्पताल के कर्मचारी और 2 पीजी ट्रेनी डॉक्टर से भी पूछताछ कर चुकी है, जो कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात पीड़िता के साथ ड्यूटी पर थे। इसके अलावा ताला पुलिस स्टेशन के थानेदार और अन्य पुलिस अधिकारियों से भी सवाल जवाब किए गए। वहीं विक्टिम का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स, मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी और जेस्ट डिपार्टमेंट के हेड से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। इधर सीबीआई की जांच चल रही है, तो इधर कोलकाता पुलिस उन लोगों की धरपकड़ में लगी है जिन्होंने 14 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ की थी। कोलकाता पुलिस ने अब तक इस मामले में कितने लोगों को पकड़ा, जिनको पकड़ा गया उनके घर वालों ने क्या कहा, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ का एक नया वीडियो आप देखिए। ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उपद्रवियों की भीड़ से कोई ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि अब सेमिनार हॉल चलो, वही सेमिनार हॉल जहां उस जूनियर डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी, जो कि क्राइम सीन है, जहां वारदात से जुड़े सबूत हैं। तो क्या ये भीड़ सेमिनार हॉल जाकर वहां तोड़फोड़ करके सबूत मिटाना चाहती थी? ये वीडियो साफ साफ साजिश का इशारा कर रहा है। होते मारो हो गया। होते मारा अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई उसने भी कई सवालों को जन्म दे दिया। क्या किसी साजिश को छिपाने की कोशिश की जा रही है? क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है? फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बारे में जान लीजिए। अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 25 लोगों के नाम, फोटो और घर के पते भी जारी कर दिए हैं। कोलकाता पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है वो कौन है, किस पार्टी से जुड़े हैं, उन्होंने तोड़फोड़ क्यों की? इंडिया टीवी के संवाददाता जब उनमें से कुछ आरोपियों के घर पहुंचे तो कहानी कुछ और ही पता चली। पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनके परिवार का कुछ और ही कहना है। पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उसमें से एक नाम है अभिजीत शॉ। अभिजीत एक म्यूजिक स्टूडियो का स्टूडेंट है जो उस दिन केवल वहां खाना खाने और जो विरोध चल रहा था उसे देखने गया था, लेकिन पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। आरजीकर अस्पताल में हुए तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 25 लोगों को नामजद एफआईआर दर्ज करी है और एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिस एक्यूज के तौर पर लगाया गया है वो है अभिजीत शॉ सन ऑफ शिव शॉ, और ये P9 है गोवा बागान स्ट्रीट, बरतला, कोलकाता का। वो जो एड्रेस है उस घर पे मैं मौजूद हूं। अभिजीत शॉ पुलिस की कस्टडी में है और उनका परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप इस घर को देखेंगे तो अभिजीत बहुत मध्यम वर्ग के परिवार का है। एक छोटे से चौल में पूरा परिवार रहता है। अभिजीत खुद एक स्टूडियो में काम करता है जो कि गाने बजाने का स्टूडियो है। उसका जो परिवार है उनसे हम बात करते हैं। उनका भाई और उनकी माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विश्वजीत। विश्वजीत, आपके भाई को क्यों अरेस्ट किया है पुलिस ने? बिना कारण में तो अरेस्ट किया है। वो तो खड़ा है, उसके बाद ही उसको उठा के लेकर चला गया। तो इसीलिए उसको जो आपका दिया है केस, सब दिया है, सब तो फेक केस दिया है ना। क्या केस लगाया? उसको केस आर्म्स केस दिया है, उसको अटेम्प्ट टू मर्डर दिया है। क्या ये हथियार रखता था या किसी पार्टी से एसोसिएट था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। कोई पार्टी ने बुलाया? नहीं, पार्टी नहीं, कुछ नहीं बोला। उसका उसका पार्टी में उसका प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ ही। कितनी उम्र है उसकी? उसे 26-27 साल। पढ़ता है? हाँ, पढ़ता है, स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ता है। उसके बाद स्टूडियो में पार्ट टाइम जॉब करता है। तो ये अभिजीत शॉ का परिवार है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक छोटे से खोली में रहने वाला जो लड़का, जो कि एक स्टूडेंट है और एक स्टूडियो में काम करता है, उसकी गलती जो परिवार का कहना है कि सिर्फ इतनी है कि उस रैली को देखने के लिए गया, वहां पे उसकी मौजूदगी थी और उसको पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगा दिया, सरकारी संपत्ति को नुकसान करने का लगा दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया, इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी। अब इस गुनाह को पुलिस कैसे प्रूव करेगी, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वीडियो जारी करके और जो नाम जारी करके पुलिस ने सबसे पहले कहने की कोशिश की है कि उसने उन अपराधियों को पकड़ लिया जिन्होंने
अस्पताल में तोड़फोड़ की थी साजिशन, और वहां पे घुसने आए थे तोड़ने फोड़ने के इरादे से। लेकिन उस परिवार को जब आप देखेंगे तो सवाल तमाम खड़े होते हैं पुलिस की कार्य प्रणाली पर। काशनिक गुप्ता को भी कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के तोड़फोड़ के आरोप में अरेस्ट किया है। काशनिक म्यूजिक टीचर है, उनसे अभिजीत संगीत सीखता है। काशनिक के स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें भी कोलकाता पुलिस ने बेवजह अरेस्ट किया है। आरजीकर अस्पताल में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके नाम और एड्रेस भी जारी किए हैं। पुलिस का कहना है कि ये वो लोग हैं जो आइडेंटिफाइड हुए हैं अस्पताल में हंगामा करने के लिए। लेकिन जब उन लोगों के घर पर इंडिया टीवी की टीम पहुंची है तो कहानी कुछ अलग ही नजर आ रही है। मैं इस वक्त काशनी के गुप्ता के घर पर मौजूद है। ये देखिए, ये घर है काशनी गुप्ता का, जो कि यहाँ पर रहते हैं और सितार वादक हैं। बताया जाता है कि वो सितार बजाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनके स्टूडेंट आज यहाँ पर पढ़ने भी आए हैं। इस काशनी गुप्ता के जो पूरी स्टूडियो उसको चलाते हैं। उनका क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है पल्लव साधु खान। पल्लव जी, मुझे बताइए कि काशनी गुप्ता जी को अरेस्ट किया गया है? हाँ जी बिल्कुल। क्यों किया है? बेवजह। क्या थी कहानी पूरी बताइए। मतलब हम लोग जैसे कि रात में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टूडियो भी है जैसे आपको पता है। मतलब यहाँ पे कीबोर्ड गिटार्स बहुत सारे हैं। हाँ। मैं काशनीदा, मतलब मेरे गुरुजी जो है, और एक अभिजीत, हम दोनों ही उनके स्टूडेंट है, और एक शांतनु घोष। हम लोग 4 जन गए थे। शांतनु जो बीट बॉक्सर है म्यूजिक के, सभी हम लोग म्यूजिक के आदमी हैं। तो हम लोग ऐसे ही मतलब रात को निकलते हैं, मतलब गंगा घाट पास में है जैसे भूतनाथ मंदिर है, वहाँ पे जाकर चाय वगैरह पीते हैं, खाने को निकलते हैं। जैसे कि रात को अगर नाइट ड्यूटी करते हैं तो भूख लग जाता है। और शाम बाजार में उस दिन गए थे, क्योंकि शाम बाजार जो फ्रैंक रोज है उसके बगल में एक मतलब अंडे का दुकान है। तो कुछ दुकानें होते हैं जैसे रात को हमें पता लगता है, हम जानते हैं वहाँ पे खुले रहते हैं ये सब दुकान। तो उस दिन गए भी थे और उस दिन मालूम भी था कि कैंडल मार्च होने वाला है, तो वहाँ पे थे। वहाँ पे खाना लेने गए थे तो देखे भीड़ है, तो शाम बाजार के आसपास में ही था। और उस दिन दुकान भी हमें नहीं मिला था उस टाइम पे। तो कुछ देर के बाद देखा, मतलब वहाँ पे मतलब एक साथ ही थे हम लोग। टीयर गैस जो हो रहा था ना उस टाइम पे, तो अचानक से मतलब शाम बाजार से आरजीकर के बीच का जो रास्ता है, मतलब इस वे में थे हम, तो वहाँ पे टीयर गैस आया तो हम सभी भागने लगे। तो वो लोग उस साइड में भाग गए थे, हम लोग शाम बाजार के साइड में। तो जाहिर सी बात है, उसके बाद फिर कुछ देर में कॉल किया, क्योंकि मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा था। बीच के एरिया जो था पूरा टीयर गैस से भरा हुआ था उस टाइम पे। तो कुछ देर बाद उनको फिर कॉल करते हैं हम, वो बोलते हैं कि हम लोग को पुलिस का जो वैन है वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी के खिलाफ आज देश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आज कई प्राइवेट अस्पताल भी 48 घंटे की स्ट्राइक पर हैं। डॉक्टर्स की ऑल इंडिया स्ट्राइक आज सुबह 6 बजे से शुरू हुई थी, जो अगले 48 घंटे तक चलेगी। डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सभी सरकारी अस्पताल की ओपीडी सेवा बंद है। सिर्फ इमरजेंसी के कुछ मरीज और आईसीयू में एडमिट मरीजों का ट्रीटमेंट डॉक्टर और नर्स कर रहे हैं। 10 राज्यों की तस्वीर आप देख सकते हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर, चेन्नई से लेकर हैदराबाद, डॉक्टर सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर्स को लिखित भरोसा दिया है कि वो उनकी सुरक्षा की हर संभव कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए कानून बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी।